नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्माण जीएस यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आज अपन देख रहे थे कौन सा टॉपिक, मध्य प्रदेश में ऊर्जा देख रहे थे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा के संदर्भ में अपन ने देख लिया था स्थिति क्या है और ऊर्जा किन किन स्रोतों से मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाती है, कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र के माध्यम से, केंद्रीय उपक्रमों के माध्यम से, कितना नर्मदा प्रोजेक्ट के माध्यम से, ये सब सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। अब आज अपना जो पिछले टॉपिक में साथ साथ इसके साथ हम लोगों ने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र संचालित हैं, क्योंकि ताप विद्युत केंद्र वगैरह जो है ये सामान्य परिचय आपके जितने भर व्यापम हो, चाहे एसआई हो आपके और आपका जो पीएससी है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें पूछे जाते हैं। स्थापना वर्ष पूछा जाता है, नदियों कौन सी नदी से पानी, कौन से क्षेत्र से कोयला वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो देख लिए थे ताप विद्युत केंद्र। उसी के साथ साथ हमको जो देखना था जल विद्युत केंद्र की मध्य प्रदेश में, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी नदी आपकी बहती है कौन सी मध्य प्रदेश की, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी। तो उसमें कौन कौन से आपके जल विद्युत केंद्र हैं और जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पे कौन कौन से हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखना था। तो उसमें अपन ने ताप विद्युत केंद्रों के बाद में देखे थे। आज अपन देखेंगे जल विद्युत केंद्र। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं और इनमें साथ साथ अपन देखेंगे कि कितनी आपके जो ऊर्जा उत्पादित है जल विद्युत केंद्रों के माध्यम से कितनी है उत्पादित होती है और कौन कौन से राज्य की हिस्सेदारी है और क्या क्या चीज़ें इसमें से विशेष है। देखिए क्या है, विस्तृत अध्ययन यानी करने का कोई ये नहीं है कि विस्तृत अध्ययन नहीं करना चाहिए, विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, लेकिन क्या है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली आप क्या कर सकें, उनका रिवीजन कर सकें और आपको वो चीज़ें याद रह सकें, है ना। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरी जो सीरीज है किसके व्यापम और आपके एमपीपीएससी प्री में ज़्यादा फोकस है। हालांकि मेंस में है टॉपिक इस सब सारी चीज़ों का, लेकिन इतना विस्तृत नहीं है। उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जैसे कि कृषि हो गई, कृषि जलवायु प्रक्षेत्र हो गई, सांस्कृतिक परिदृश्य उसमें ज़्यादा पूछा जाता है ना, ऐतिहासिक व्यक्तित्व वगैरह पे टिप्पणी, तो उनकी बाद में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अपन जो अभी कर रहे हैं इस पे देखते हैं, ठीक है। जल विद्युत केंद्रों की बात करें तो आपको याद होगा कि जो जिस दिन अपन ने ऊर्जा प्रदेश यानी कि जो पिछले वीडियो में अपन ने ऊर्जा की स्थिति देखी थी, उसमें अपन ने देखा था कि मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र के साथ साथ आपके जल विद्युत केंद्रों के माध्यम से आपके कितने 917 मेगावाट लगभग आपकी ऊर्जा उत्पादित की जाती है। हालांकि ये आंकड़ा पुराना है, अभी तो स्थिति आपकी बदल चुकी है, ऐसा नहीं कि केवल 917 मेगावाट ही है। तो मध्य प्रदेश में कई सारे जल विद्युत केंद्र हैं जो कि कुछ जिसमें से आपके चंबल नदी पे स्थित है और आपके नर्मदा नदी पे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चंबल नदी पे स्थित आपके कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं। तो यहाँ पे बात करें कि जो आपके जल विद्युत केंद्र हैं चंबल नदी पे स्थित, तो आपको परियोजनाओं में 3 परियोजनाएं आपकी जो बहुउद्देशीय परियोजना मैंने बताई थी, जिनमें से आपके कौन कौन से चंबल नदी पे स्थित है कमेंट में लिखते जाइएगा। जवाहर सागर, दूसरा मैंने बताया था राणा प्रताप सागर और तीसरा बताया था आपको गांधी सागर। ये 3 बांध जो हैं आपके किस नदी पे, आपके चंबल नदी पे स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये तीनों मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य यानी कि इनमें आपके संचालित हैं, जैसे कि आपके सिंचाई के लिए और आपके जल विद्युत केंद्र के लिए, तीनों के लिए। तो ये जो आपका यहाँ से देखिए कि जवाहर सागर कहाँ पे स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। तो यदि बात करें कि जो जवाहर सागर है आपके, ये जवाहर सागर आपके कहाँ पे, कोटा पे देखने को मिलता है, कोटा में देखने को मिलता है। और दूसरा कौन सा, राणा प्रताप सागर, ये आपके चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है यानी कि राजस्थान में। और उसके बाद गांधी प्रदेश सागर आपके कहाँ पे, मंदसौर पे हमको स्थित दिखाई देता है। तो जो जवाहर सागर है इसकी जो बिजली उत्पादन क्षमता है, जवाहर सागर की आपकी बिजली उत्पादन क्षमता है ये आपकी कितनी 99 मेगावाट है। उसके बाद आपके राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर की आपकी कितनी 172 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है और इसकी आपकी गांधी सागर की 115 मेगावाट। तो चूंकि चंबल नदी का विस्तार आपके कहाँ से यानी कि उद्गम आपके मध्य प्रदेश से स्थित आपके महू जाना पाव की पहाड़ी से होता है, तो और ये होते हुए आपको याद होगा रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती और फिर पुनः श्योपुर, मुरैना होते हुए आपके कहाँ पे, इटावा में यमुना नदी से मिल जाती। तो इसमें देखिए कि ये तीनों जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये आपके तीनों आपकी चंबल नदी पे स्थित हैं। आपके ये जो परियोजनाएं
हैं, इन तीनों परियोजनाओं में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिस्सेदारी है। मतलब कि ये तीनों परियोजनाएं किसकी, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिनके माध्यम से आपके क्या, जो कृषि के लिए आपके जल, साथ ही साथ जो आपकी बिजली उत्पादित होती है, इन दोनों में आपके किसका, मध्य प्रदेश को भी आपकी बिजली वितरित की जाती है, साथ ही साथ इसमें आपके राजस्थान को भी बिजली आपके आवंटित होती है इसी के इन तीनों परियोजनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो चंबल नदी पे जो आपके प्रमुख 3 जल विद्युत केंद्र, एक तो जवाहर सागर वाले क्षेत्र में जवाहर सागर बांध, दूसरा आपका राणा प्रताप सागर, तीसरा आपका गांधी सागर। इन तीनों के माध्यम से आपके क्या है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में बिजली आपके दी जाती है। ठीक है, चंबल नदी पे स्थित आपके ये हो गए। इसके बाद आपको मैंने बताया था नर्मदा नदी पे स्थित, तो नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी पे आपके यहाँ से नर्मदा नदी का जो विस्तार है आपके कहाँ पे, मध्य प्रदेश, और आपके कहाँ पे, गुजरात होते हुए आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी की यदि बात करें तो नर्मदा नदी पे यदि देखें कि जो 4 आपके कौन कौन से हैं प्रमुख बड़े, तो नर्मदा नदी पे आपके 4 देखने को मिलते हैं। कौन से आपके जो विद्युत उत्पादन केंद्र या जल विद्युत केंद्र है, एक तो है आपका कौन सा, सरदार सरोवर देखने को मिलता है, दूसरा आपको देखने को मिलता है इंदिरा सागर देखने को मिलता है, तीसरा आपको देखने को मिलता है कौन सा, महेश्वर देखने को मिलता है, और चौथा आपको देखने को मिलता है कौन सा, ओंकारेश्वर। ठीक है, ये 4 परियोजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये इनके माध्यम से ये जो टोटल आपके बिजली उत्पादन है, इनके माध्यम से लगभग आपके 2600 मेगावाट आपके बिजली का उत्पादन चारों के माध्यम से। सरदार सरोवर आपके कहाँ पे, भड़ौच गुजरात में देखने को मिलता है। इंदिरा सागर आपके खंडवा यानी कि पुनासा खंडवा। महेश्वर परियोजना आपके कहाँ पे, खरगोन। ओंकारेश्वर आपके खंडवा। ये हैं महेश्वर के माध्यम से आपके लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पादन, ओंकारेश्वर के माध्यम से 520 मेगावाट, और आपके जो सरदार सरोवर है इसके माध्यम से पहले इंदिरा सागर में आपके 1400 मेगावाट, और शेष जो है आपके सरदार सरोवर में। तो सरदार सरोवर में जो आपके 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से जो मूलतः जो बिजली है ये आपके कहाँ पे, गुजरात में, और जो 2600 में जितना शेष बचता है ये आपके कितने, मध्य प्रदेश के। यानी कि नर्मदा नदी की जो स्थित आपकी ये 4 परियोजना है, कौन सी, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर, इनमें से मध्य प्रदेश के कितनी, 2600 मेगावाट आपके बिजली आपके किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, आपके इनके माध्यम से आपके उत्पादित की जाती है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे। ये 4 परियोजनाएं आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ नर्मदा नदी पे ही आपके जो आपके एक परियोजना है जो जबलपुर क्षेत्र में बनाई गई, यानी कि जो अंगला ताप जल विद्युत केंद्र है, ये आपके कौन सी, बरगी परियोजना। बरगी परियोजना आपके कहाँ पे, बरगी बांध आपके जबलपुर में। इस परियोजना के माध्यम से लगभग आपके कितने, 151 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, किसके, बरगी परियोजना के माध्यम से, या इसको रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना दोनों के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने देखे जल विद्युत केंद्र को, चंबल नदी पे 3 जल विद्युत केंद्र हैं, कौन कौन से, पहला तो है आपका कौन सा, जवाहर सागर, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर, तीसरा है आपका गांधी सागर। उसके बाद नर्मदा नदी पर स्थित आपके जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, सरदार सरोवर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, महेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, बरगी परियोजना हो गई। ये अपन ने देखे। ठीक है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में यदि जल विद्युत केंद्रों की बात करें कि मूलतः जो आपके 2 बड़ी नदियां हैं, इनमें तो अपन ने देख लिया किसके किसके, नर्मदा के देख लिए आपने, चंबल के देख लिए, चंबल के 3 देख लिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखें कि और भी कुछ हैं आपके जो परियोजनाएं, जैसे कि आपकी राणा प्रताप सागर रिहंद परियोजना हो गई, और आपकी कौन सी, बाण सागर परियोजना हो गई, है ना, आपके मलखेड़ा प्रोजेक्ट हो गया, खरगोन में स्थित है मोहिनी सागर बांध पे। तो इनके माध्यम से भी आपकी बिजली उत्पादित की जाती है। तो इनके बारे में भी अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख हैं, इनको देख लीजिए। इसके बाद अपन अब जो छोटे छोटे हैं और पेंच नदी पे आते हैं, फिर कौन सा पेंच का,
फिर आपका ये देखे आपने बरगी परियोजना। बरगी परियोजना के बाद आपको एक नदी जो आपको दक्षिण की ओर दिखती है, जो गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है, कौन सी आपकी, पेंच नदी। तो पेंच जल विद्युत केंद्र देख लीजिए, पेंच कितना महत्वपूर्ण है। पेंच के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र। तो पेंच जल विद्युत केंद्र की बात करें तो ये किसकी, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, पेंच जल विद्युत केंद्र। ये आपके कहाँ पे, पेंच जल विद्युत केंद्र आपके कहाँ पे, छिंदवाड़ा में स्थित है। और यदि इसकी बात करें कि जो छिंदवाड़ा में स्थित है, इसके माध्यम से आपके कितने 160 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। इस 160 मेगावाट की जो बिजली उत्पादित की जाती है पेंच परियोजना के माध्यम से, जिसमें से 107 मेगावाट 107 मेगावाट ये किसको, मध्य प्रदेश को, और जो शेष बचती है कितनी आपकी 53 मेगावाट ये किसको दी जाती है, आपके महाराष्ट्र को। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना पेंच जल विद्युत केंद्र आपके कहाँ पे, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आपके कितनी 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और कितना 107 मेगावाट आपको किसको प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। और 53 मेगावाट आपकी किसकी हिस्सेदारी है, आपकी ये जो 53 मेगावाट की हिस्सेदारी है ये किसके, आपके महाराष्ट्र की है। ठीक है, याद रखिएगा, पेंच जल विद्युत केंद्र। इसके बाद पेंच के बाद आपको देखने को मिलता है कौन सा, बाणसागर, यानी कि जो बाणसागर परियोजना। ये बाणसागर परियोजना आपके किस नदी पे स्थित है। देखिए, जल विद्युत केंद्र क्या है, जो इसका मुख्य स्रोत है आपके, या जो मुख्य सोर्स है ये क्या है, जल है। तो ये किसी न किसी जरूर आपके नदी पे स्थित होगी। तो नदी भी साथ साथ आपको याद रखना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे। और ये देखिए, ये जो आपके विद्युत का उत्पादन है ये स्पष्ट आपके देखिए कि ये कभी पूछा नहीं जाता है, लगभग अनुमानित पूछा जाता है। एग्जैक्ट आंकड़े क्या है कि इधर उधर होते रहते, तो एक आंकड़े के संदर्भ में मध्य प्रदेश में आपके जल्दी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन केंद्र को जरूर पूछा जाता है कि कौन सा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे और कौन सा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद पेंच के बाद आपके आता है कौन सा, बाणसागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश में आपके जो एक नदी निकलती है, कौन सी, सोन नदी निकलती है। बाणसागर परियोजना, ये जो बाणसागर परियोजना की लगभग वर्तमान में आपके 4 इकाइयाँ संचालित हैं। और ये आपके कहाँ पे, आपके शहडोल यानी कि देवलांद, शहडोल के आपके कहाँ पे, देवलांद में है ये बाणसागर परियोजना। और ये किस नदी पे स्थित है, आपके सोन नदी पे आपके बाणसागर परियोजना। और यदि बात की जाए कि बाणसागर परियोजना के माध्यम से लगभग चारों परियोजना में आप देखें कि इन चारों परियोजना के माध्यम से आपके कितने 315, 30, 20 और 60 लगभग 425 मेगावाट, यानी कि 425 मेगावाट की बिजली आपके किसके माध्यम से, बाणसागर परियोजना के माध्यम से आपके क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। यदि बाणसागर परियोजना की बात करें कि ये जो बाणसागर परियोजना है ये किसके, आपके 425-400 मेगावाट की बिजली उत्पादित सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के बारे में आपको मालूम है कि ये कहाँ से, ये सोन नदी आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कहाँ से, बिहार वाले क्षेत्र में। तो इन तीनों परियोजनाओं में आपका संयुक्त रूप से हिस्सेदारी है किसमें, बाणसागर परियोजना में। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का। तो ये बाणसागर आपके कहाँ पे, शहडोल के देवलांद में 4 इकाइयाँ इसकी संचालित है, जिसके माध्यम से लगभग 425 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। किसके माध्यम से, बाणसागर जल विद्युत केंद्र के माध्यम से आपके उत्पादित की जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके बाणसागर परियोजना, पेंच परियोजना, बरगी परियोजना। इसके बाद कुछ और भी जल विद्युत केंद्र है जो छोटे छोटे या जैसे छोटे छोटे बांधों पे बनाए गए हैं। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो यदि इनके बारे में देखें कि जो बाणसागर के बाद आपको देखने को मिलता है, बाणसागर परियोजना के बाद इसमें आपको देखने को मिलता है, एक है आपके
पाली बिरसिंहपुर उमरिया में जो आपका केंद्र देखने को मिलता है जल विद्युत केंद्र, यहाँ पे आपके लगभग 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? आपके पाली बिरसिंहपुर या बिरसिंहपुर जो आपका जल विद्युत केंद्र है उमरिया में, यहाँ पे आपके 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह एक आपको देखने को मिलता है राजघाट, यानी कि कौन सी नदी पे? बेतवा नदी पे देखने को मिलता है राजघाट प्रोजेक्ट। और इस राजघाट प्रोजेक्ट यानी कि जो बेतवा नदी में बना है, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के इसके दोनों की संयुक्त जल विद्युत केंद्र है। और इसमें देखें तो ज़्यादा तो नहीं, लगभग 22.5 या 23 मेगावाट बिजली आपके उत्पादित की जाती है। और इसमें भी आपके MP UP दोनों के, या बाणसागर राजघाट परियोजना या जल विद्युत केंद्र आपके कहाँ पे? ललितपुर कह सकते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पे देखते हैं जो ऐसा वाला पार्ट है, ये इस प्रकार से ऐसे निकलता है। यहाँ पे आपके जो ललितपुर झांसी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपके देखने को मिलता है कौन सा? राजघाट प्रोजेक्ट या राजघाट जल विद्युत केंद्र। इसके माध्यम से आपके क्या है? यहाँ पे इतनी बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है। इसके बाद और देखें कि आपके कौन सा एक है, आपके जो खरगोन वाले क्षेत्र में मलखेड़ा प्रोजेक्ट, कौन से बांध पे? मोहिनी सागर बांध पे जल विद्युत केंद्र आपके कौन सा? मलखेड़ा प्रोजेक्ट। ये मलखेड़ा प्रोजेक्ट आपके कहाँ पे? मोहिनी सागर बांध आपके खरगोन में स्थित है। यहाँ पे आपके जल विद्युत केंद्र आपको उत्पादित की जाती है, जल विद्युत उत्पादित की जाती है मलखेड़ा प्रोजेक्ट, यानी कि विद्युत जो उत्पादन होता है कहाँ से? आपके मलखेड़ा प्रोजेक्ट में। इसमें लगभग आपके कितने? 60 मेगावाट की आपकी बिजली उत्पादित की जाती है। किसके माध्यम से? मोहिनी सागर बांध या मलखेड़ा प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? आपके खरगोन में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा, ये आपके कुछ आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं। इनकी मैं एक बार पूरा नाम लिख देता हूं कि कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं, और उसके बाद अपन देखते हैं जो प्रमुख तत्व हैं गैर परंपरागत स्रोत थे। ठीक है। तो जल विद्युत केंद्रों की यदि बात करें तो पहले आपके कौन सा? चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर। दूसरा आपका कौन सा दिखता है? जवाहर सागर। तीसरा आपको दिखता है गांधी सागर। ये तीनों आपके कहाँ पे? आपके चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है। इसके बाद आपके नर्मदा नदी पे दिखते हैं कौन कौन से? आपके ओंकारेश्वर, महेश्वर के बाद आपका कौन सा? इंदिरा सागर। इसके बाद आपको कौन सा दिखता है? सरदार सरोवर। ये आपके नर्मदा नदी पे, यहाँ पे आपको एक दिखता है बरगी बांध भी आपके। ये सब आपके किस पे? आपके नर्मदा नदी पे, जिनमें से ये आपके इनमें से सरदार सरोवर आपके कहाँ पे? भड़ौज गुजरात में है, और ये इसके माध्यम से मध्य प्रदेश राजस्थान, और शेष जो है आपके किसके? मध्य प्रदेश में आपके बिजली उत्पादन। तो ये जल विद्युत केंद्र के आपके प्रमुख हो गए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है बरगी के बाद आपके देखने को मिलता है पेंच जल विद्युत केंद्र। ये पेंच जल विद्युत केंद्र आपके कहाँ पे? छिंदवाड़ा पे देखने को मिलता है। और जो छिंदवाड़ा में है ये किसकी? मध्य प्रदेश एवं आपके किसके? महाराष्ट्र की आपकी संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम से आपके लगभग कितने? 160 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, और किसके किसके? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपके वितरित की जाती है। पेंच के बाद आपने देखा जो छोटा है आपका कौन सा? पाली बिरसिंहपुर, यानी कि उमरिया वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पहले बाणसागर आपने देखा, बाणसागर आपके किस पे? बाणसागर जो परियोजना है आपके किसके? सोन नदी पे। इसके माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपके दोनों के लिए, कृषि के लिए आपके और जल विद्युत केंद्र, और 425 मेगावाट की आपकी इससे बिजली उत्पादित की जाती है। वर्तमान समय में इसकी जो है आपकी कितनी?
4 इकाइयाँ संचालित हैं किसकी, बाणसागर परियोजना की। ये आपके शहडोल के देवलौन में देखने को मिलती है। बाणसागर के बाद आपको देखने को मिलता है मलखेड़ा प्रोजेक्ट। ये आपके कहाँ पे, आपके खरगोन में देखने को मिलता है। इससे आपके 60 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है मलखेड़ा प्रोजेक्ट के माध्यम से, ठीक है। मलखेड़ा के बाद आपको देखने को मिलता है राजघाट जल विद्युत केंद्र। ये आपके कहाँ पे, ललितपुर, यानी कि मूल जो आपका ललितपुर कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश में। और ये ललितपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। ये मध्य प्रदेश के कुछ जो आपके प्रमुख जल विद्युत केंद्र हैं, इनके माध्यम से मध्य प्रदेश में आपके क्या होती है, बिजली उत्पादित की जाती है ना। तो ये आपके जल विद्युत केंद्र हो गए। ताप विद्युत केंद्रों के बारे में मैंने बता दिया था कि कौन कौन से हैं। आप याद रखिएगा जल विद्युत केंद्र के इस क्वेश्चन में आपके मूलतः नदी पूछी जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन किस नदी पे स्थित है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये हो गए मध्य प्रदेश के ऊर्जा के स्रोत में आपके कौन से, ताप और जल। अब इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम कि वर्तमान समय जो आपका जो प्रगतिशील विश्व है, इसमें आपके इस समय किसकी होड़ चल रही है, जो ज़्यादातर आपके जिस पे जोर दिया जा रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में आपके ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है। मतलब कि हमारी जो आवश्यकता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके जो प्राप्त करने के लिए हमको किन संसाधनों का, गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सोर्सों का उपयोग जो आपके क्या है, आसानी से उपलब्ध है, साथ ही साथ इनके माध्यम से क्या है, आप इनको रिन्यूएबल है, मतलब कि इनको क्या कर सकते हैं, नवीनीकृत स्रोत हैं आपके, कि ये जो हैं आपके अक्षय ऊर्जा, या जो आपके कभी अक्षय का मतलब कि जो कभी क्षरण या जो समाप्त नहीं होने वाले, इनके माध्यम से। क्योंकि परंपरागत स्रोत जो हैं जैसे कि कोयला हो गए, ये क्या है, एक न एक दिन तो समाप्त होने हैं। तो अब क्या है कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता पे ज़्यादातर आपके किसके जोर दिया जा रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, बायोगैस हो गई, इनके उपयोग पे आपके जोर दिया जा रहा है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में मध्य प्रदेश में यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए, अक्षय ऊर्जा विकास के लिए कौन सा आपके 1982 में, अक्षय ऊर्जा विकास के लिए 1982 में मध्य प्रदेश में आपके किसकी स्थापना की गई, 1982 में जो आपकी स्थापना किसकी की गई, गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा विकास निगम की आपकी स्थापना कब, 1982 में की गई, जिसके माध्यम से क्या है, आपके अक्षय ऊर्जा स्रोतों के आपके संसाधनों पे या उनके उपयोग पे जोर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि जब 1982 में आपकी इसकी स्थापना की गई, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में बात की जाए कि कौन कौन से, तो सौर ऊर्जा के संदर्भ में देखेंगे। दूसरा है आपके कौन सी, पवन ऊर्जा, फिर आपके बायोमास, और आपके कौन सी, बायोगैस। इनके संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में यदि सौर ऊर्जा की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के संदर्भ में क्या स्थिति है, तो आपको मालूम होगा कि जो अभी हाल फिलहाल में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री श्रीमान आपके नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपके कौन सा सौर ऊर्जा का जो सबसे, एशिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये कौन सा आपके, तो सौर ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ये आपके कहाँ पे, आपके रीवा के आपके गुढ़ में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापित क्षमता या लगभग आपकी कितनी है, 750 मेगावाट। ठीक है, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा विकास या जो आपके अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1982 में। और सौर ऊर्जा के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा या जो सौर ऊर्जा केंद्र है, ये कौन सा है आपके, कहाँ पे, या एशिया का कह सकते हैं कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, रीवा के गुढ़ में आपके स्थापित किया गया है। तो यहीं पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में देखिए सबसे बड़ा है सौर ऊर्जा केंद्र आपके गुढ़ वाला। दूसरा आपके देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा पार्क, ठीक है, दोनों में अंतर है। एक तो सौर ऊर्जा केंद्र है और दूसरा है सौर ऊर्जा पार्क। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है आपके
गणेशपुरा राजगढ़ में आपके स्थापित है सौर ऊर्जा पार्क। ये यहाँ पे आपके जो सौर ऊर्जा के स्रोत है इनके उपयोग में या जो इनके माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए आपके कहाँ पे ये पार्क स्थापित है, गणेशपुरा राजगढ़ में स्थापित किया गया। यदि यहीं पे बात करें कि मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा पार्क है, तो जो सब मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो फर्स्ट आपका सौर ऊर्जा केंद्र था, ये कहाँ पे सौर ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश का जो पहला सौर ऊर्जा केंद्र था या सौर ऊर्जा केंद्र आपके कहाँ पे स्थापित किया गया था, नीमच में स्थापित किया गया था, जिसकी लगभग क्षमता आपकी कितनी थी, 130 मेगावाट रखी गई थी या 130 मेगावाट थी। और वर्तमान में सबसे बड़ा आपके केंद्र कहाँ पे आपके ये सौर ऊर्जा का आपके गुढ़ में स्थापित किया गया। तो सौर ऊर्जा के उपयोग में भी आपके क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। जैसे कि आपके सोलर कुकर के माध्यम से आपके ज़्यादातर खाने वगैरह के लिए, साथ ही साथ आपके सोलर पंप सेट के लिए आपके सब्सिडी भी दी जा रही है कि जो आपके सिंचाई के लिए आप किसका जो विद्युत का उपयोग करते हैं उन क्षेत्रों में आपके क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे आपके पर्याप्त या जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है उन क्षेत्रों में आपके किसके लिए सब्सिडी देकर आपके सोलर पंप सेटों का आपका विकास, साथ ही साथ आपके प्रत्येक घरों में आपके क्या है अभी जो आपके सोलर पैनल लगा के आपके विद्युत उत्पादन के लिए आपके भी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके किसके अक्षय ऊर्जा, मतलब कि जो आपकी ये जो गैर परंपरागत स्रोत है इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो फैक्ट के संदर्भ में यदि देखें तो 3 चीज़ें आपके सौर ऊर्जा से संदर्भित आपके कौन सी कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा आपके कौन सा जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है आपके सौर ऊर्जा केंद्र आपके कहाँ पे गुढ़ में लगाया गया है। उसके बाद आपका जो सौर ऊर्जा पार्क है ये कहाँ पे आपके गणेशपुरा राजगढ़ में स्थापित किया गया है। और आपका जो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा केंद्र है आपका कहाँ पे नीमच अठाना यानी कि नीमच में स्थापित किया गया। ये सौर ऊर्जा के संदर्भ में यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में लगभग आपके ज़्यादा से ज़्यादा या लगभग 3000 साढ़े 3000 के आसपास ये जो आपके अभी तो ज़्यादा हो गया होगा, ये पुराने आंकड़े हैं, 3035 जो आपके सब्सिडी दी गई सोलर पंप सेट क्या विकास के यानी कि सोलर पंप के लिए किसानों को आपके, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें आपके दी जाती हैं, ठीक है, ये सौर ऊर्जा के संदर्भ में। इसी तरह मध्य प्रदेश का जो आपके देखें कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा यानी कि जो दूसरा गैर परंपरागत स्रोत है आपका कौन सा, पवन ऊर्जा, इसके माध्यम से भी आपके देखें कि पवन चक्कियाँ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे ही आप भोपाल से आपकी बाई बस या आप देखेंगे इंदौर की यात्रा करते हैं तो आपको देवास वगैरह में ज़्यादातर आपकी पवन चक्कियाँ संचालित देखने को मिलती है। मतलब इनकी स्थिति क्या है पवन ऊर्जा के संदर्भ में कि जो आपके यहाँ पे जो ये वाला मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है देवास वाला क्षेत्र, यहाँ देवास इंदौर उज्जैन ये वाले क्षेत्रों में क्या है कि जो वायु की स्थिति है ये हमेशा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। इस कारण यहाँ आपके किसके पवन ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है, किसके लिए पवन ऊर्जा के संदर्भ में। तो यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा संयंत्र, तो मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा से आपके बिजली उत्पादन या पवन के माध्यम से बिजली उत्पादन पवन ऊर्जा के स्रोत के रूप में आपके कौन से कहाँ पे प्लांट आपके देवास जिले के जाम गोदरानी में स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से आपके कितना लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से 6700 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। देखिए ये लक्ष्य रखा गया है, ये उत्पादित नहीं हो रही, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में आपके क्या है जाम गोदरानी में आपके क्या है आपके पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया, जिसका लक्ष्य रखा गया है कितना 6700 मेगावाट आपके किसके माध्यम से पवन ऊर्जा के माध्यम से। इसी तरह आप देखें कि जो पवन ऊर्जा है आपके यहाँ पे इसके पवन चक्कियाँ आपके दिखाई पड़ती हैं। तो दूसरी आपका जो बायोमास हो सौर ऊर्जा हो गया, दूसरा आपका जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो गया कौन सा आपके पवन ऊर्जा से के देख लिया गया। इसी तरह ये दो चीज़ें हैं आपके बायोमास और बायोगैस, दोनों को ध्यान से देखिए, इनको ज़्यादातर अंतर आप लोग को मालूम होगा कि बायोमास क्या होता है और बायोगैस क्या होता है। मतलब कि बायोमास के बारे में यदि बात करें कि जो आपका घरेलू अपशिष्ट या जो आपका जैविक कचरा निकलता है, जैसे कि आपके जो खाना हो गया, बचा कुचा खाना हो गया, या जो आपके धान वगैरह की भूसी हो गई, गन्ने की खोई हो गई, ये सब आपके किसके अंतर्गत बायोमास के अंतर्गत आते हैं। यदि बायोगैस की बात करें तो
तो इसमें आपके क्या जो गोबर गैस वगैरह देखते हैं ये बायोगैस, मतलब कि जो जैविक कचरे, यानी कि मध्य प्रदेश में देखा जाए कि आपके जैविक कचरे के माध्यम से बिजली उत्पादन के संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए कि जो अवशिष्ट कचरे से बिजली उत्पादन का एक संयंत्र स्थापित किया गया है, यानी कि बायोमास के माध्यम से आपके कहाँ पे कटंगा में स्थापित किया गया है। बायोमास के माध्यम से आपके कहाँ पे आपके कटंगा खरगोन में आपके बायोमास के माध्यम से आपके क्या की जा रही है, बिजली उत्पादित की जा रही है ना, बायोमास। और इसी तरह आप देखेंगे कि बायोगैस के माध्यम से या आपके बायोगैस के माध्यम से बिजली कहाँ पे उत्पादित की जा रही है। तो बायोगैस के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे एक क्षेत्र का नाम मिलता है, कौन सा, बैतूल। ये हालांकि आप देखिए कि अब ज़्यादातर इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बायोगैस आपके बैतूल में आपके यानी कसई गाँव बैतूल में आपके बायोगैस के माध्यम से बिजली उत्पादन और बायोमास के माध्यम से आपके कहाँ पे आपके कटंगा खरगोन में आपके क्या किया जा रहा है, आपके खरगोन नहीं, कटंगा मंडला, यहाँ पे आपके बायोमास के माध्यम से आपके क्या की जा रही है, बिजली उत्पादित की जा रही है। तो ये परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जैसे कि कुछ और क्षेत्रों में आप देखें कि जैसे खरगोन वाले क्षेत्र में आप देखें कि यहाँ पे आपके ज़्यादातर आपके जो हाइड्रल पंप हैं, यानी कि जो आपके जल विद्युत के क्षेत्र हैं या सिंचाई के लिए हाइड्रल पंप का ज़्यादातर उपयोग किया जा रहा है। और इसी तरह आप देखें किसके बायोमास हो गई, बायोगैस। एक और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भूसी यानी कि जो धान की भूसी है उसके माध्यम से आपकी बिजली कहाँ पे, तो जो भूसी आधारित संयंत्र है ये कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में आपके हैं। भूसी आधारित संयंत्र आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में, ये आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किया गया है। यहाँ से भूसी जो मतलब धान की भूसी है उसका उपयोग करके क्या किया जाता है, आपके बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र और गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि आपके सौर ऊर्जा के बाद आपके पवन ऊर्जा के बाद आपके बायोमास, बायोगैस, इनके संदर्भ में आपने देखा। और अभी भी दिन प्रतिदिन यानी कि जो प्रतिदिन है आगे इनके क्या किया जा रहा है, परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न आपकी योजनाएं बनाई जा रही हैं या इनको क्रियान्वयन किया जा रहा है किसके संदर्भ में, गैर परंपरागत स्रोतों का, जिससे कि आपके जो परंपरागत संसाधन है उनमें क्या हो, परंपरागत संसाधनों में आपके क्या दबाव कम हो, जिससे कि वो आगे आने वाले भविष्य में आपके बने रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा आपके किसके, गैर परंपरागत स्रोतों के माध्यम से आपके क्या किया जाए, ऊर्जा आपके उत्पादित की जाए। अब यहाँ पे देखें कि ये तो हो गए गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में, लेकिन इसके अलावा भी परंपरागत यानी कि गैर परंपरागत स्रोतों के संदर्भ में कुछ मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा एवं अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पे है, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि देखें कि मध्य प्रदेश में 3 हैं आपके ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र। इनकी बात करें कि ये कौन कौन से हैं, ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, तो ये आपके ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र 3 जगह स्थापित किए गए हैं। पहला तो है आपका देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, इंदौर में, DAVV। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, प्रशासनिक अकादमी भोपाल में, प्रशासनिक अकादमी भोपाल में देखने को मिलता है। तीसरा आपको देखने को मिलता है कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू, सामाजिक विज्ञान संस्थान महू।
यहाँ पे ये 3 ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। इसके चीज़ और एक चीज़ याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब 1968 में की गई थी, तो इसके छत में आपके पूरी तरह से आपके क्या सौर ऊर्जा के माध्यम से, यानी जो पाठ्य पुस्तक निगम की बिल्डिंग है पूरी तरह से किसके माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। और ये आपके 3 आपके जो प्रमुख ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये यहाँ पे आपके स्थापित किए गए हैं। पहला कौन सा, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, दूसरा प्रशासनिक अकादमी आपके भोपाल, तीसरा आपके कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान आपके कहाँ पे, महू पे। ये 3 ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, ये हो गए मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संदर्भ में आपके कुछ फैक्ट। और यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, एक तो पूर्वी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी और एक आपके मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत के वितरण कंपनी, 2 कंपनियां आपके संचालित है। और बात करें मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना, तो मध्य प्रदेश में जो विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1950 में हुई थी। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना आपके कब हुई थी, 1950 में हुई थी। और जो विद्युत मंडल का मुख्यालय है जिसको आपके किसके नाम से जाना जाता है, शक्ति भवन या ऊर्जा भवन के नाम से, ये कहाँ पे इसका मुख्यालय आपके कहाँ पे, आपके जबलपुर में है। ठीक है, ये आपके विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में, इसका मुख्यालय आपके जबलपुर में, जिसको आपके किसके नाम से, ऊर्जा भवन या शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपके जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, तो ये हो गए अपने मध्य प्रदेश के ऊर्जा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, ताप विद्युत, जल विद्युत, सौर ऊर्जा क्षेत्र। और सौर ऊर्जा के साथ साथ आपके कौन से आपके सौर ऊर्जा के आपके बायोमास, बायोगैस, ये सारी चीज़ें आपके हो गई। ठीक है, अब विद्युत के संदर्भ में या जो आपके गरीबों के लिए आपकी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी विद्युत वितरण के लिए, कभी कमलनाथ जी आते हैं तो बोलते हैं 100 रुपये, फिर ये आते हैं शिवराज सरकार जी आती है तो ये क्या कहते हैं कि इतना। तो ये योजनाएं अपन बाद में बात करेंगे कि किन क्षेत्रों के लिए कितनी कौन कौन सी योजनाएं किसके लिए। इनके योजनाओं के संदर्भ में पूरा अलग से वीडियो होगा कि कौन कौन सी योजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी महिला बाल विकास से संबंधित है, कौन सी ऊर्जा से संदर्भित है, कौन सी कृषि से, कौन सी अनुसूचित जाति और कौन सी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो आज ऊर्जा का टॉपिक जो हमारा है कहाँ पे, यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद अपन नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे यहाँ पे। तब तक के लिए आप यहीं पे आप नमस्कार। और आप इसका रिवीजन करते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।